हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो 3rd यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो 3rd यूनिट का जो हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक है फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमिटी से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा सेकंड टॉपिक है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इसे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर, देन सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, देन कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज एंड देन स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोग को ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर डिस्कस करने हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज वाला टॉपिक है, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वह है सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी ये सारे टॉपिक से कोई खास क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। बाकी नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब हम लोग ये देखें तो ड्रग जो है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है वही ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कहलाता है। सो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इज रिटन और वर्बल इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट ड्रग्स एंड ड्रग थेरेपी in response to a request from other healthcare provider, organization, committee, patient, public और community। तो सिंपली ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब है कि ड्रग से रिलेटेड या फिर ड्रग की जो थेरेपी है उससे रिलेटेड कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन देना या फिर वर्बल मतलब बोल करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जब किसी ने रिक्वेस्ट करी है, जैसे किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने पूछा है किसी भी ड्रग के बारे में, उसकी थेरेपी के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कमिटी ने, किसी पेशेंट ने, किसी पब्लिक या फिर किसी कम्युनिटी ने किसी भी ड्रग या ड्रग थेरेपी के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में बताना लिखित तौर पर, मतलब लिख करके उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या फिर बोल करके बताना जो है वही सिंपली हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो आएगा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है? इट इज़ अ डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल दैट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर सर्विसेज लाइक रिसीविंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग अनबाइज्ड, एक्यूरेट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड देयर यूजेस। तो ये जो है सिंपली हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो ड्रग से रिलेटेड या फिर उसके यूज़ से रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड अनबाइज्ड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपली ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एक डिपार्टमेंट हो गया जो ड्रग से रिलेटेड या उसकी थेरेपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस का मतलब हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान को प्रोवाइड करनी जो है वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हमारे पास में कहलाएगी। ठीक है, अब जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है ना, ये हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो आ सकते हैं हॉस्पिटल बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, दूसरे इंडस्ट्री बेस्ड हो सकते हैं, तीसरे कम्युनिटी बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होते हैं वो डिटेल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, फार्मासिस्ट को या फिर दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको कोई भी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन ड्रग रिएक्शंस का जो कंप्लीट इवैल्यूएशन करा गया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन कोई भी फॉरेन ड्रग है, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। अब साथ साथ जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है ये क्या करता है कि सेफ, इफेक्टिव, रैशनल एंड इकोनॉमिक यूज़ जो है ड्रग्स का उसे प्रमोट करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा, साथ साथ पेशेंट्स के द्वारा। ठीक है, ये सब के सभी क्या करें कि ड्रग को सेफली, इफेक्टिवली, देन इनका रैशनल यूज़ करें, इकोनॉमिक यूज़ जो है ड्रग्स का उसे प्रमोट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अब जैसे कोई भी फार्मासिस्ट है हमारे पास में, ठीक है, अब वो फार्मासिस्ट जो हैं वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके तो उसके लिए उनके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि वो ड्रग लिटरेचर जो भी प्रेजेंट है उसे अच्छे से स्टडी कर सकें और उसे अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है, देन उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके क्या क्या सोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, देन उसके बाद में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, मतलब कंप्यूटर अच्छे से उन्हें चलाना आना चाहिए। देन वो मेंबर होने चाहिए फार्मेसी एंड थेरेपैटिक कमेटी के, एंड साथ साथ उन्हें रिसर्च जो भी करी जाती है उसके मैथड्स के प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब फार्मासिस्ट के पास में ये सारी क्वालिफिकेशन होती है तभी वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास में कुछ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, उनके नाम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आता है आंध्र प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। दूसरा आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेलोर तमिलनाडु। थर्ड आता है विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। मेन ये कुछ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज होता क्या है वो जान लिया, ठीक है। इसके बाद में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। देन उसके बाद में कोई भी अगर फार्मासिस्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करना चाहता है तो क्या क्वालिफिकेशन उनको चाहिए। देन कुछ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स जो हैं इंडिया के अंदर, उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है? It is a specialized unit which gives information on poisoning management and immediate information on early diagnosis, treatment, management, prevention and hazard management of poisoning. तो सिंपली तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है ये एक ऐसी यूनिट होती है जो पॉइजनिंग से रिलेटेड जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ साथ ही एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पॉइजनिंग का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उसके ऊपर। देन इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से हम, जैसे कोई भी पॉइजनिंग का केस है तो उसे कैसे टाइम से डायग्नोस करें, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, उसे मैनेज कर सके या फिर उनका प्रिवेंशन कर सके, या फिर पॉइजनिंग जो है उसके जो भी हज़ार्ड होते हैं उसको हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सके, ठीक है। तो सिंपली पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है मेनली पॉइजनिंग मैनेजमेंट के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंदर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं वो वेल ट्रेन स्टाफ के द्वारा, वेल ट्रेन स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है प्रोवाइड करी जाती है। पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होता है इनका मेन एम ये रहता है कि जो मॉर्बिडिटी की एंड मॉर्टेलिटी की रेट है पॉइजनिंग की वजह से कम करा जा सके, एंड साथ साथ जो भी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ लाइफ एंड जो क्वालिटी है ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करा जा सके। अब जैसे हमारे पास में ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज था वैसे पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज भी होता है। इसका सिंपली ये मतलब है जैसे किसी ने भी हमसे डिमांड करी कि हमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वही सिंपली पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो कहलाएगी, ठीक है। जो भी इंक्वायरीज आती हैं पॉइजनिंग से रिलेटेड उनका आंसर प्रोवाइड करना जो है वही सिंपली पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कहलाता है। अब इसके बाद में पॉइजन इन्फॉर्मेशन जो सेंटर है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये आता है कि ये पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी डेटा जो भी इन्फॉर्मेशन इनसे पूछी जाती है मांगी जाती है वो बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी पॉइजनिंग केसेस होते हैं, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर मदद करते हैं। उसके बाद में टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद में जो भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है हेल्थ के प्रोफेशनल्स को वो सब प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में पॉइजनिंग मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी PIC जो है यही डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग ऑफ पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है उसकी वर्किंग ये 4 फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड करती है, ठीक है। पहला आता है लीगल एंड एथिकल प्री रिक्वेस्टाइट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा एंड साथ साथ WHO के द्वारा कि वो अपना काम जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लीगल रिक्वायरमेंट ये रहती है कि इन्हें क्या है, प्रिवेसी जो है पूरे डेटा की वो मेंटेन करके रखनी होती है। सेकेंड हमारे पास आता है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। तो जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है उनके पास में वेल डिफाइंड एंड ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जिससे कि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। तो जितना भी स्टाफ है उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग जो है वो देनी ज़रूरी है। साथ साथ कोई भी न्यू स्टाफ आया है तो उनको तो प्रॉपरली एंड तरीके से ट्रेनिंग जो है वो टाइम से प्रोवाइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट आता है हैंडलिंग ऑफ पॉइजन इन्फॉर्मेशन क्वेरी। तो पॉइजन से रिलेटेड मतलब पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर मांगा जाता है, पूछा जाता है कि इस पॉइजनिंग केस के रिगार्डिंग हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे हैंडल करना जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर के जितने भी स्टाफ होते हैं उनका, ठीक है। अब जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन की क्वेरी होती है उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास में स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जो भी रिक्वेस्टर है हमारे पास में कि वो पॉइजनिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्टर जो हैं उनसे उनकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो रिसीव करनी है। उसके बाद में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। उसके बाद में कंडीशन को प्रॉपरली एनालाइज करना है। उसके बाद में एक सर्च स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करनी है एंड उसके बाद में परफॉर्म करनी है।
उसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे इवैल्यूएट करना, उसके बाद में रिक्वेस्टर जो है उन्हें प्रोवाइड करना है, उसके बाद में फॉलोअप कंडक्ट करना है, मतलब उनसे टाइम टू टाइम पूछना है कि भाई सब कुछ ठीक है नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली मिल गई है या फिर नहीं मिली है। उसके बाद में जो कंप्लीट केस था उसे डॉक्यूमेंट करना और उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी जो है रिक्वेस्टर की, सभी लोगों की, वो मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है, उसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, ड्रग के इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स है वो मेनली 4 तरह के होते हैं: प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, अब सबसे पहला आता है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जो है, इसका सिंपली क्या मतलब होता है कि ओरिजिनल रिसर्च जो है, जो कि ऑथर जो है जिन्होंने रिसर्च करी है उनके द्वारा ही लिखा हुआ जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर होता है उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स कहते हैं। तो जैसे जो भी ऑथर है उन्होंने अपने आप ही वो प्रॉपर सारा का सारा जो रिसर्च मटेरियल है वो खुद ही लिखा है। ठीक है, या फिर कोई रिसर्च स्टडी हमारे पास आई है, केस रिपोर्ट आए, एडिटोरियल्स आए हैं, या फिर जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है स्टडी डिज़ाइन का वो आया, फिर स्टडी रिजल्ट्स आए हैं, साइंटिफिक रिजल्ट्स आए, वो हमारे सिंपली प्राइमरी सोर्सेज आ जाते हैं। मतलब सिंपली डायरेक्टली जो ऑथर है जिन्होंने रिसर्च करी है उनके द्वारा लिखे हुए पेपर्स जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्सेज कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग को कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हो गई, इंडियन मेडिकल जर्नल हो गई, जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया हो गए, या फिर क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपैटिक्स हो गए। इन सारी जगह पर हम लोग को प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता है। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहला तो यह है कि इसकी मदद से हम लोग को लेटेस्ट एंड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। देन दूसरा एडवांटेज ये आता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे ऑथर ने लिखी है तो उनके साथ जो भी लोग उस रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व थे वो उसे एक बार के लिए रिव्यू करते हैं, तो उससे हमारे पास में बेटर क्वालिटी जो है इन्फॉर्मेशन की वो मिलती है। अब दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, जो ऑथर के द्वारा जो भी चीज़ लिखी गई थी प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो वो सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट करके जो है कि डेटा निकाला जाता है, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ये डेटा जो है हमारे पास में पबमेड, मेडलाइन जो है वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एम्बेस हो गए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन गेटवे हो गई, इन सारी जगहों पर जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास में अवेलेबल रहता है। तो सिंपली सेकेंडरी सोर्स हमारे पास में क्या हो गया कि प्राइमरी सोर्स जो है, ठीक है, वो जितने भी थे हमारे पास, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2 3 4 5 स्टडीज़ हुई हैं, उन सबको अच्छे से स्टडी करके एंड पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कर दिया जाता है, उसे हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब सेकेंडरी सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन का, ये 3 लेवल का हो सकता है। पहला आता है टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या होता है, कुछ वर्ड्स ही होते हैं। देन दूसरा आता है इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंटेंस के अंदर प्रॉपर लिखी होती है। देन तीसरा आता है इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, ये लॉन्गेस्ट होता है, इसके अंदर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को मिल जाती है। अब जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो ये सोर्स क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स से क्विक एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्राइमरी सोर्स से ही ये जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये सोर्सेज क्या करते हैं, जो करंट इन्फॉर्मेशन है टॉपिक्स के ऊपर वो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में जर्नल सोर्सेज जो होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड के होते हैं एंड पीयर रिव्यूड होते हैं, साथ साथ ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वीकली या मंथली इन्हें अपडेट करा जाता है। अब थर्ड हमारे पास में आता है टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो निकलता है तो प्राइमरी से, मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, उन्होंने खुद अपना पेपर जो है वो लिखा, ठीक है, वहीं से ही सेकेंडरी सोर्स आएगा, वहीं से ही टर्शियरी सोर्स आएगा, वहीं से ही दूसरे सोर्सेज आएंगे। अब टर्शियरी के अंदर क्या होता है कि अलग अलग जो प्राइमरी सोर्सेज है उनसे प्रॉपर स्टडी करके टेक्स्ट बुक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन लिख दिया, कंपेंडिया भी इसी के अंदर आते हैं, देन जो डायरेक्टरीज होती है वो इसके अंदर आती है, एनसाइक्लोपीडियाज जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के लिए जो भी गाइड होती है वो भी टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये, जैसे किसी को मेडिकल कम्युनिटी के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो हमारे पास में रहता है। ठीक है, तो सिंपली टर्शियरी सोर्सेज के अंदर जैसे टेक्स्ट बुक आ गई, अलग अलग तरह के कंपेंडिया आ गए, डायरेक्टरीज आ गए, एनसाइक्लोपीडियाज आ गए, तो ये जो है वो टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं एंड ये कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से ही निकाले जाते हैं। अब टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहला ये होता है कि ये जो है इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, देन सेकेंड एडवांटेज ये आता है कि मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है जिससे कि उसे ईजिली यूज़ करा जा सके।
अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है अदर सोर्सेज, ठीक है। अब जो अदर सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन आते हैं वो हमारे पास जैसे लाइब्रेरीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, रिसर्च एसोसिएशंस के अंदर मिल गई, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई, उनके अंदर जो भी ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई वो हमारे पास में अदर सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने बिल्कुल शॉर्ट के अंदर लिखा है, एक्सप्लेन डिटेल के अंदर करा है, तो आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जो सिलेबस के अंदर दिया गया है वो है कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज। तो कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज जो है इसका सिंपली ये मतलब है कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड हो रही है वही हमारी सिंपली जो है कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज कहलाती है। तो अब फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करा जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है इन्फॉर्मेशन की हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हम उसे सर्च करेंगे एंड ईजिली हम लोग को वो मिल जाती है, ठीक है। साथ साथ पेपर वर्क जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए जो हम लोग कंप्यूटराइज सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए हम लोग क्या है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमें क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो एफिशिएंटली मिलती है, एक्यूरेटली मिलती है एंड बहुत ज़्यादा डेटाबेस जो है हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की मदद से जो पेपर वर्क है उसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, साथ साथ जो मैनुअली हम लोग को रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं वो वाली चीज़ जो है वो भी यहाँ पर कम हो सकती है। साथ साथ जो भी हमारा काम है उसकी एफिशिएंसी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अब जो कंप्यूटराइज सर्विसेज के एप्लीकेशंस क्या होंगे फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड हम लोग को बनाने होते हैं फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उन सबको हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। दूसरा इन्वेंट्री जो भी होती है उसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल का काम जो है आराम से कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। देन मेडिकेशन मॉनिटरिंग जो है उसे भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर भी हमारे पास में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे एक तो हम लोग बैठ करके सारी की सारी बुक्स को पलट के कोई भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन ढूंढे, दूसरा हम लोग कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली सर्च करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कंप्यूटर के अंदर ईजिली हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट आता है डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो मतलब डेटा को कम्प्लीटली हम उसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, साथ साथ अगर हमें कोई भी डेटा की ज़रूरत है तो उसे हम आराम से रिट्राइव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का रोल रहता है। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, रिटेल फार्मेसी के अंदर भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे पास में रहता है। इसके बाद में जैसे हॉस्पिटल है उसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम कहाँ कहाँ हमारे पास में काम आता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग के अंदर एंड जो रिकॉर्ड वगैरह हमें मेंटेन करने होते हैं वहाँ पर काम आता है। जैसे लेबल बनाने में हमारे पास में कंप्यूटर काम आ सकता है, प्राइस कैलकुलेशन के अंदर काम आता है, रिसिप्ट प्रिपेयर करने के अंदर काम आता है, देन प्रिस्क्रिप्शन की प्रोसेसिंग को रिन्यू करने के अंदर भी हमारे पास काम आता है। देन कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग को क्लिनिकल सपोर्ट भी मिलता है, जैसे पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल्स हम लोग को उसके अंदर मिल जाती है, पेशेंट की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी कंसल्टेंट फार्मासिस्ट एक्टिविटीज़ होती है वो सब हमें उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास कंप्यूटर काम आता है। प्रॉपर बिजनेस के रिकॉर्ड हम लोग उसके अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन का एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब ड्रग से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उसे एक तो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड साथ साथ उसका रिट्रीवल किस तरीके से करेंगे, मतलब अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम किस तरीके से सर्च करके उस इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे। तो जो स्टोरेज होता है जो रिट्रीवल होता है इन्फॉर्मेशन का, ये हम लोग कंप्यूटर से ही करते हैं, ठीक है। अब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो कंप्लीट ड्रग इन्फॉर्मेशन जो है उसे सर्च करते हैं, जिससे कि जैसे किसी भी पेशेंट की या किसी की भी कोई भी क्वेरी आ रखी है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, ड्रग इंटरैक्शन से रिलेटेड, एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड, टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आ रखी है, कोई भी क्वेश्चन आ रखा है तो उसे हम कंप्यूटर की हेल्प से उसके अंदर सर्च करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की हेल्प से अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारे पास में ये चीज़ टाइम सेविंग रहती है, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को मिल पाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग मैनुअली बुक के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से कंप्यूटर का यूज़ जो है उसे ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। अब जैसे फार्मासिस्ट है वो किसी भी क्वेरी का, किसी भी इंक्वायरी का या किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उससे पहले उन्हें प्रॉपरली समझना होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे सिस्टमैटिकली हम लोग को सर्च करना होता है। सबसे पहले तो जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी मतलब फार्मासिस्ट या जो भी हैं जो कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तो
प्रॉपरली प्लान करना है कि उन्हें बेस्ट रिजल्ट किस तरीके से मिल सकता है एंड मिनिमम कॉस्ट पे किस तरीके से बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ये चीज़ उन लोगों को सबसे पहले प्रॉपरली प्लान करनी है, ठीक है। फिर प्रॉपर सर्च टर्म्स को यूज़ करके ही हमारे पास में जो भी डेटा हम लोग को सर्च करना है उसे हम सर्च करेंगे। उसके बाद में सर्च स्टेटमेंट को हम लोग उसके ऊपर कंप्यूटर पे टाइप कर देंगे एंड उसके बाद में हम लोग क्या सर्च स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे पास में रिजल्ट आ गए सर्च के तो उसे हम लोग प्रॉपरली प्रिंट कर देंगे एंड जब हमारे पास में रिसर्च कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में हम लोग स्टॉप कमांड के साथ में सर्च को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सिस्टमैटिकली हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का सिस्टम होता है, मतलब इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग को चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन निकालने का जो सिस्टम होता है वो माइक्रो कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन लाइन एंड मॉडेम की हेल्प से जो है ऑपरेट करा जाता है। अब उसके अंदर डेटाबेस की चॉइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग डेटाबेस जो हमारे पास में हो सकते हैं वो है जैसे कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, जनरल इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास में सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन वाला ही रहेगा, तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। बाकी प्रॉपर सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं डिटेल के अंदर आपको नोट्स के अंदर लिखे मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।